टेस्ट का क्या सिस्टम करना भाई? अहमद साहब बैठे हैं, करो डिस्कशन। मेरा तो चैप्टर उधर ऑडिट का भी एक मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पहले बात तो सॉरी यार, 2-3 दिन क्लास नहीं हो सकी। कुछ मसरूफियत बस ये आजकल के जो मामला हैं उस सिलसिले में थी। कुछ चैरिटी वर्क कर रहे हैं तो उस सिलसिले में कुछ जगह मसरूफियत थी। बाकी आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम आर्टिकल 4 इसका पढ़ने वाले थे। आप लोगों में से कोई हैंड रेज करके मुझे ये इंडिकेट करते कि आवाज़ आ रही है? कोई स्टूडेंट? हाँ जी, अबू बकर खालद, आवाज़ आ रही है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वा- आवाज़, जी सर आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपकी। जी चलो सर। जी, म्यूट कर दो। अच्छा जी, ऐसा है, एक तो ये है कि जो हमारी क्लास मतलब एक दो मिस हुई, 2-3 मिस हुई हैं, उनमें से एक क्लास कल होगी। कल मेरी क्लास इसी टाइम पर होगी, 4 से 5। और इस टाइम पर कोई 5-4 लोगों की एम लॉ की क्लास होती है। वो वाला जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, ताकि वो थ्रेटिकल है तो वो आप यूट्यूब वाले 4-5 सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम है, वो वहाँ से मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, सेग्रीगेशन, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखें, अभी तक हम लोगों ने ये जो यहाँ जो बताया जा रहा है, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बताई जा रही हैं। आगे चलो। 4, आर्टिकल 4 यस, हियर। तो इसमें सबसे पहले देखें, कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनको हम कैश सेल की ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर हमने उधार ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन उधार क्या होगी, कैसे होगी, जिसमें नाम आएगा, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ होगा, वो उधार ट्रांजैक्शन होगी। और जिसमें नाम नहीं आएगा वो क्या होगी, वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी, जैसे मर्जी लिखी हुई हो। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। चाहे हम गुड्स बेचें चाहे सर्विसेज बेचें, गुड्स मीन कोई प्रोडक्ट बेचना, सर्विसेज मीन ये मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस बेच रहा हूँ आपको। ठीक है, अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल बेच रहा हूँ, अपनी एबिलिटी बेच रहा हूँ। तो सर्विसेज के अंदर कोई भी आपको सर्विस जो है वो आपका आपका वो जो क्या कहते हैं, हेयर ड्रेसर है वो सर्विसेज बेचता है, आपका दर्जी सर्विसेज बेचता है, आपका लॉयर डॉक्टर सब सर्विसेज बेचते हैं, टीचर सर्विस बेचता है। ओके। उसके बाद क्या है जी, देन रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर टू होम, अ सेल ऑन क्रेडिट हैज बीन मेड। कैश रिसीट ट्रांजैक्शन, कि जब आप किसी को उधार बेच देते हैं तो उससे आपको कैश आता है। कैश आपको कैसे आएगा? या आप चीज़ कैश में बेचेंगे, वो कैश सेल ट्रांजैक्शन है, या आपने उधार बेचा हुआ होगा और फिर उसका कैश आएगा, वो क्या है, वो रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, कस्टमर से जो हमने रिसीव की है। इसी तरह कैश परचेजेज हैं, रॉ मटेरियल और गुड्स। रॉ मटेरियल वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। मसलन धागा है, वो कपड़े का रॉ मटेरियल है, तो हम धागा परचेज करेंगे तो वो रॉ मटेरियल की परचेज कहलाएगी। या हमने कोई चीज़ बनी बनाई बेचनी है तो उसे हम कहेंगे गुड्स। आपको याद है मैंने बताया था कि परचेजेज या गुड्स के क्या मतलब है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जी वो जो ट्रांजैक्शन है जिसे हम कैश परचेजेस, ठीक है। फिर क्या है, क्रेडिट परचेजेस। उधार बेचेंगे तो क्रेडिट सेल, उधार खरीदेंगे तो वो क्रेडिट परचेजेस। पेमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, कि हमने उधार खरीद लिया, उसके बाद हम उधार बेचना उसके पैसे देना चाह रहे हैं, तो वो कैश पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। फिर रिसीट ऑफ लोन प्रोसीड, कि हमने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, किसी से लोन लिया, तो वो भी बेसिकली कैश एंट्री ही होती है कि हमने कैश रिसीव किया। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन है, ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, हमने लोन वापस किया, वो भी कैश ही एंट्री होती है, हम कैश में लोन वापस करते हैं।
पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट्स करते हैं उसमें एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय को कोई एडवांस हो सकता है, तो ये सारी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाती है। देन पेमेंट टू गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या है, टैक्सेस वगैरह हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ड्यूटीज हैं, ये सारी की सारी पेमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। और फिर उसके बाद परचेजेस ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होता है अभी आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब अदर देन गुड्स कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। लाइक हम इस कॉलेज के अंदर ये रोस्टम खरीदेंगे या ये फर्नीचर खरीदेंगे, तो ये क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है। और इसी तरह जब हम इसको बेचेंगे तो वो क्या होगी, वो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है, ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। और देयर आर मनी मोर एग्जांपल, ये हमने कुछ ट्रांजैक्शन आपसे शेयर कर ली। इसी तरह पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्या हैं, ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, अगले पेज पे जाएं जी। ओके, ये मैं आपको पढ़ा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, वन ऑफ एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन वो जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, जिसमें दो हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मसलन दो हेड ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है, दो हेड ऑफ अकाउंट से मुराद ये है कि हमने कहा था परचेज फर्नीचर फॉर पीस 50,000, तो एंट्री क्या थी, फर्नीचर टू परचेज, सॉरी फर्नीचर टू कैश। फिर हमने कहा था गुड्स परचेज फॉर पीस 20,000, तो एंट्री क्या थी, परचेजेस टू कैश, ठीक है। अब हमें बोलना चाहिए ना, हम एंट्री पे हमने बेसिक एक एंट्री का लेवल तो सीख लिया है, तो उसमें दो दो अकाउंट इन्वॉल्व थे। लेकिन आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी थी जिसमें हमने दो बिल पे किए थे, तो वो बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हमने दो बिल पे किए, वो दरअसल एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी, जिसके अंदर हम दो से ज़्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसे भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसे कंपाउंड भी कहते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह दो से ज़्यादा अकाउंट होना भी हो सकता है, और कोई और रीज़न भी हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सिंपल एक्सचेंज, ठीक है, एक चीज़ दी एक चीज़ ली। फॉर एग्जाम्पल द सेल ऑफ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन बाय रिटेलर टू द कस्टमर, ये सिंपल है, पता चल रहा है कैश दे रहे हैं और फ़ोन जो है वो हम ले रहे हैं। इफ़ द सेम सेल इज़ मेड ऑन क्रेडिट, अगर उसे क्रेडिट पे किया जाएगा और कस्टमर पे नहीं करेगा, तो वो ट्रांजैक्शन थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि जी पहले उधार होगा और फिर यानी वो एक ट्रांजैक्शन दो में कन्वर्ट होगी, तो इस वजह से भी उसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, जो कंपाउंड एंट्री होती है, उसे भी हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का मतलब यही नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स हैज वास्ट मीनिंग ना, तो कंपाउंड एंट्रीज जो हैं वो भी दरअसल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। उसके बाद वन ऑफ एंड ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन, वन ऑफ का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जो एक आध दफा होनी होती है, ठीक है। लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, वो एक दफा ही होता है, या कभी ज़रूरत पड़ेगी सालों बाद तो फिर होगा। लेकिन इनफैक्ट कैपिटल का जो इंडक्शन है वो क्या होगा, वो एक ही दफ़ा होगा, उसे उसको वन ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ है, वन ऑफ, कभी कभार, ठीक है। और ऑन गोइंग बार बार होने वाली, लाइक सैलरी हर महीने पे होती है, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री बार बार होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर के आखिर में आज दूंगा, तो उसमें पूछता है। आगे चलेंगे। उसके बाद आ गया जी, ये बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये एक्चुअली आज की हमारी मेन लर्निंग होगी कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज रेवेन्यू। देखें, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो उस पैसे खर्च करने के नतीजे में हम कुछ लेते हैं, सम टाइम नहीं भी मिलता, जैसे चोरी हो गई, पैसे खर्च हो गए लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। सम टाइम डोनेशन की, पैसे खर्च हो गए, हमें मिला कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं मिला। बिजली का बिल दिया तो हमने पैसे दिए लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी का जो बेनिफिट था वो ले लिया, टेलीफोन का बिल दिया हमने, पैसे दिए और टेलीफोन की फैसिलिटी ले ली, यहाँ कुछ मिल रहा है और कंज्यूम कर रहे हैं। पहले केस में हमारे पैसों का बेनिफिट कंज्यूम हो ही जा रहा है, पैसे फर्क हो ही जा रहे हैं। दूसरे केस में पैसे कंज्यूम हो रहे हैं लेकिन उसके बदले में बिजली ली, टेलीफोन लिया, यानी जो कुछ लिया वो भी कंज्यूम हो गया, कुछ मिला जरूर है लेकिन कंज्यूम हो गया। तीसरे केस के अंदर हमने पैसे खर्च किए, पैसे जब खर्च करते हैं तो उसके बदले में फर्नीचर खरीदा, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम पैसे खर्च करते हैं तो उसके बदले में कभी को बेनिफिट नहीं भी मिलेगा, कभी को बेनिफिट मिलकर खत्म हो जाएगा और कभी को बेनिफिट ज्यादा अरसे के लिए मिलेगा, 1 साल से ज्यादा अरसा फर्नीचर का बेनिफिट जो है, ठीक है। तो जब हम पैसा खर्च करते हैं तो उसको हम अल्टीमेटली आम लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सपेंसेस जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक वो एक्सपेंसेस हैं जब आपने पैसे खर्च किए और आपको कुछ नहीं मिला, यानी डोनेशन दे दी, यानी चोरी हो गई, ठीक है, थेफ्ट हो गया, तो पैसे खर्च हो गए ना भाई, आपने खुद किए या जबरदस्ती की उन्होंने करवा लिए चोरों ने, पैसे तो खर्च हो गए, कंज्यूम हो गए, ठीक है। और दूसरी सूरत आपने पैसे खर्च किए और उससे जो बेनिफिट लिया वो कंज्यूम हो गया। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हम जो पैसे दें उनका बेनिफिट कंज्यूम हो जाए या कंज्यूम हो जाए या हमें उसके बदले में बेनिफिट मिले ही ना, उन्हें हम रेवेन्यू पेमेंट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली पैसे खर्च करने को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखना कौन है, पूछना कौन? बंद कर दो, उनको बाद में कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं बता ये रहा था, सॉरी फोन आ गया एक बीच में, मैं बता ये रहा था आपको कि वो मनी इनकरेंस, देखें जब हम पैसे खर्च करते हैं ना उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। कोई भी पैसे खर्च करें वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब अगर वो उन चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करें जो हमारे कोई बेनिफिट हमें ना मिले, जैसे डोनेशन है, जैसे चोरी हो गई, या जिनका बेनिफिट हम लें और वो कंज्यूम हो जाए, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू कहलाता है। और जिसके बदले में हमें ऐसा बेनिफिट मिले जो आने वाले सालों में भी बेनिफिट देगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। कहने को हर चीज एक्सपेंस है, आम लैंग्वेज के अंदर एक्सपेंस हो गया जी हमारा, लेकिन भाई अगर हम बिजली का बिल देंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, और अगर हम रेफ्रिजरेटर लेके आएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसे एक्सपेंस नहीं कहना, वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जब हम कहने को सारे एक्सपेंसेस हैं, पैसा खर्च होने का मतलब एक्सपेंस हो गया, लेकिन अगर वो पैसा किसी ऐसी चीज पे खर्च हो जिसका आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होना, बेनिफिट या खत्म हो गया है या आपने लेके खत्म कर दिया, तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर आने वाले टाइम में उसका सालों साल बेनिफिट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये जितनी बात इसने यहाँ लिखी हुई है ना, ये टॉपिक इससे थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, तो लिहाजा नोट कीजिएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस हर वो एक्सपेंस होगा जिसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाए या जिसका बेनिफिट हमारे लिए खत्म हो जाए पैसों का, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। और अगर आने वाले कई सालों में उसका बेनिफिट होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मुझे शीट चाहिए। ओके, ये देखिएगा, मैं कहता हूं एक्सपेंसेस जो हैं वो दो तरह के हैं, वन इज कॉल्ड रेवेन्यू
another is called capital. ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ठीक है, स्टाफ सैलरी, ये सब क्या हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। इन्हें बोलते भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इन्हें कहते ही एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इनको इनके नाम से, अब हमने इतनी एंट्रीज की, हम जब भी बिजली का बिल है हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ठीक है, वो क्या है? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसे एक्सपेंडिचर कहेंगे, उसे एक्सपेंस नहीं कहेंगे। मसलन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा कुछ क्या है जी? ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब हम इसकी सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं ये भी समझ जाएं। ये बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके लिए ये सारी अकाउंटिंग हमने पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हमारे वो जो फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि इन्हें अलग-अलग किया जाए। क्यों रिक्वायरमेंट है? डिटेल से आगे जाके बात होगी। अभी एक बेसिक बात बता दूं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करेंगे, क्योंकि ये मेरी परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। बिजली का बिल कितना आया, टेलीफोन का बिल कितना आया, चोरी कितनी हुई, डोनेशन कितनी हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है? ये किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी। परफॉर्मेंस किसी कंपनी की प्रॉफिट या लॉस में डिटरमाइन की जाएगी, किसी भी बिजनेस। ठीक है जी, ओके। जबकि ये वाले जो एक्सपेंडिचर हैं, ये वाले एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्या हैं? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे। ये हमारे एसेट्स होते हैं। आगे एसेट्स की वेरियस टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे कौन सा एसेट क्या है। एसेट का मतलब जिस चीज में फ्यूचर बेनिफिट है, एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट खत्म हो। तो जब भी कोई पैसा खर्च करेंगे तो हमने सोचना ये है कि भाई ये इसका बेनिफिट अभी के लिए है या फ्यूचर के लिए भी है, और अगर फ्यूचर के लिए है तो एसेट है, और अभी के लिए है तो वो एक्सपेंस। क्लियर? अब ये इन दोनों के दरमियान एक बारीक सी लाइन है, और वो क्या है? फ्यूचर बेनिफिट। वो क्या है? फ्यूचर बेनिफिट। सर ये फ्यूचर के का तयन कैसे होगा? फ्यूचर किसे कहते हैं आप अकाउंटिंग में? आने वाला तो अगला लम्हा भी फ्यूचर है, कल का दिन भी फ्यूचर है, 1 घंटे बाद भी फ्यूचर है। व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर? फ्यूचर से क्या मुराद है? फ्यूचर से मुराद 1 साल का अर्सा है अकाउंटिंग के अंदर। अगर किसी चीज का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाना हो तो हम कहते हैं वो एक्सपेंस है। लाइक ये स्टेशनरी खरीदी है ना, ठीक है, अगर तो ये स्टेशनरी 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएगी तो ये एक्सपेंस है। मैं बजाय जो, हाँ ठीक ऐसे होगा कि आज कुछ स्टेशनरी सारी आज थोड़ी मैं खा जाऊंगा, ठीक है, कुछ स्टेशनरी आज खर्च करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, लेकिन जब मैं साल का हिसाब किताब करता हूं तो अगर ये मेरी सारी चीजें आज जो मैंने खरीदी हैं वो साल बाद, साल के अंदर कंज्यूम हो जानी है, तो मैं इन्हें एक्सपेंस ही तस्वर करूंगा। एकेडमिकली इनमें से जो पेंसिल जिस दिन खत्म हो जाएगी वो एक्सपेंस होगी, जो स्टॉक में पड़ी होगी वो एसेट होगी, क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एसेट होगा? जिसका बेनिफिट साल के बाद भी होना है। इसका मतलब जिनका बेनिफिट अगले 2, 4, 5, 10 दिनों, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कंज्यूम हो जाना है जिस चीज ने, वो क्या है? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस ही गिना जाएगा, भले उसका बेनिफिट हम थोड़ा 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 करके लेते रहेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा साल के आखिर में, तो उस वक्त देखूंगा कि अगर स्टेशनरी की बहुत बड़ी मिकदार पड़ी होगी जो कि यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर रही होगी,
जिन्होंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो उस स्टेशनरी को एक्सपेंस में डालना या उसे स्टॉक में रखने से यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो रहे होंगे, उसका वॉल्यूम इतना होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो मैं जरूर उसे एसेट तस्वर करूंगा। लेकिन अगर वो माइनर सी लाइक मैं साल के आखिरी दिन देखूं जी मेरे पास 2 पेंसिलें पड़ी हुई हैं, उनकी कोई वैल्यू ऐसी, मसलन हम कैलकुलेटर खरीदते हैं। अब कैलकुलेटर मेरे पास मेरे ऑफिस में एक कैलकुलेटर है जो कि जिसकी लाइफ जो है वो 18 ईयर्स है, 18 साल से वो कैलकुलेटर मेरे पास है। ठीक है, कहने को 500 रुपए का कैलकुलेटर है, आज भी वो 500 रुपए का मिलता है, उस वक्त शायद वो 70 या 75 रुपए का लिया गया था। तो वो जो कैलकुलेटर है आज हम खरीदते हैं तो हम कहते हैं यार ये एक्सपेंस है, ये तो आने वाले 10 15 20 दिनों में ही, महीने 2 महीने 6 महीने में एक्सपेंस हो जाना, या उसकी वैल्यू इतनी है 400-500 रुपया जो है उसकी क्या वक़्त है, उसे एसेट बना के क्या करेंगे। ठीक है, एसेट में चीजें आनी चाहिए, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कौन कौन सी चीजें एसेट में आ सकती हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल हो सकते हैं, अब ये डिस्कशन हो। ठीक है, नंबर 1, जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए हो। नंबर 2, जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ इंक्रीज कर जाए, जिससे एसेट का बेनिफिट बढ़ जाए, या जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए। अब मैं इनकी एग्जांपल देता हूं। एक सिनेमा हॉल है, उसके अंदर हर साल व्हाइट वॉश होता है। वो जो व्हाइट वॉश हमने कराया वो क्या है, एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है वो रेवेन्यू है। क्यों? कि उसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना, अगले साल फिर सिनेमा रेनोवेट कराना। ये हम कॉलेज में हर साल पेंट कराते हैं, अभी भी पेंट हो रहा है। पता नहीं अहमद साहब को उम्मीद है कि क्लासें ये फिजिकली बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, पता नहीं है। अल्लाह ताला, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर ये आजमाइश है तो परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हम इस आजमाइश के काबिल नहीं है, हमें माफ़ कर दे, हमारे में इतनी सकत नहीं है। अगर ये सज़ा है तो फिर भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह बड़ी सज़ा हो गई, इससे ज़्यादा सज़ा बर्दाश्त नहीं हो सकती। और अगर ये नसीहत है तो फिर भी अल्लाह मियाँ बड़ी हमें नसीहत ले ली है, हमें आने वाले टाइम में इस नसीहत पे अमल करने की तौफीक दे कि अल्लाह मियाँ ये अ, हमारे ऊपर से ये अजाब डाल दे, ये दुआ करनी चाहिए। तो पता नहीं कितना अरसा ये मामला ऐसे रहते हैं। बहरहाल पेंट हो रहा है, हर साल होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इधर अहमद साहब ये जो कैंटीन वाला एरिया है, यहाँ पर फ्लोरिंग करवा रहे हैं। वो आधा फ्लोर था, आधा गंदा सा लॉन था, वो खत्म करके हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा वो पक्का कर दिया उसको। तो वो जो फ्लोर लग रहा है उसका फायदा सिर्फ इस साल नहीं होना, वो अगले साल दोबारा फ्लोर नहीं लगाना पड़ना, उस फ्लोर का फायदा पता नहीं कितने साल होना है। लिहाजा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। दूसरी बात, कोई ऐसा खर्चा जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। एक मशीन है, मशीन हमारा एसेट ही है, प्लांट, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है। लेकिन उस मशीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा पुर्जा लगा रहे हैं जिससे उस मशीन की लाइफ 10 साल की बजाय 15 साल हो जाएगी। उस पुर्जे की जो कॉस्ट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए लेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ गई है, सारे एसेट की लाइफ बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी कॉस्ट कम हो जाए। फर्ज करें एक मशीन है, वो टॉफियां बनाती है, वो पर आवर 1000 टॉफियां बनाती है, उसके ऊपर बिजली 5000 रुपए की खर्च हो जाती है। हमें को कहता है कि यार इसके अंदर ये मोटर चेंज करके ये लगा दो, और ये जो तुम चेंज करोगे इसके अंदर तुम्हें एडिशनल इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुम्हारा 20,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन होगा क्या, तुम्हारा बिजली का खर्चा 5000 से 2000 रह जाएगा। अब वो जो हमने मोटर 20,000 की लगाई है वो क्या है, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उसने मेरी कॉस्ट कम कर दी है। लिहाजा
वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड? इस तरह हम रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर डिफ्रेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में रिसीट्स भी आ जाती हैं, पेमेंट भी आ जाती है। अभी मैंने सिर्फ पेमेंट की बात की है। अब जब हम रिसीट की बात करते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। पीछे चलो उसी शीट पे, कि ये जो एसेट हैं जब मैं इन्हें बेचूंगा पैसे आएंगे ना मेरे पास, तो वो क्या कहलाएगी, वो रेवेन्यू, वो सॉरी वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट। और जब ये जो आम रोजमर्रा की चीज मैं बेचूंगा, मैं अपनी गुड्स बेचूंगा जिसमें बिजनेस कर रहा हूं, उससे जो इनकम आएगी वो क्या होगी? वो मेरी रेवेन्यू रिसीट होगी। यानी आप जो फीस पे करते हैं वो इस कॉलेज की रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, लेकिन कॉलेज ने अभी पिछले साल यहाँ से कुछ एसी उतार के बेचे हैं। वो एसी से जो पैसे आए हैं वो क्या हैं? वो आपकी कैपिटल रिसीट है। यानी एसेट बेच के जो पैसे आएंगे, लॉन्ग टर्म एसेट बेच के जो पैसे आएंगे वो क्या है? वैसे तो परचेजेस भी एसेट है जब तक बिके ना, लेकिन परचेजेस की बात नहीं कर रहे। जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, उनको बेच के जो पैसे आएंगे वो क्या हैं? वो हमारा क्या कहना चाहिए उसे, कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर हम रोजमर्रा के बिजनेस के अंदर कोई चीज बेचते हैं जिसका हमारा काम है, तो वो क्या है? वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है। तो ये उसने डिफरेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का पहले उसने डिफरेंस बताया हुआ। उसने लिखा है जी कि डिपेंड इट स्पेंड्स मनी for both the long term, for example, investing in machinery. It also spends money on day-to-day expenses such as paying for supplies and services and paying salaries to employees. ये क्या है जो ऊपर पे किया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो एम्प्लॉइज की सैलरी पे की वो क्या है? रेवेन्यू। इस तरह इट रिसीव्स इनकम फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशन, मैंने बताया आपको। तो वो क्या कहलाएगी? वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी, जिस चीज़ का काम करते हैं। और अगर आपने कोई अपना एसेट ही बेच दिया, लैंड ही बेच दी, बिल्डिंग ही बेच दी, कोई फैन ही बेच दिया, कोई एसी उतार के बेच दिया, बशर्ते कि आपका कारोबार एसी बेचना ना हो, आप कपड़े का कारोबार करते हैं, आपकी दुकान में एसी लगा हुआ है, कपड़ा बेचेंगे तो वो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन उस दुकान के अंदर लगा हुआ एसी उतार के बेच देंगे तो वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर इनकम। A distinction is made between capital and revenue item of long term nature such as property, plant and equipment. मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। Items of short-term nature, particularly items that are used or occur in normal cycle of business operation are revenue item. मैंने बता दिया आपको, सेल हर महीने बिजली का बिल पे होता है, हर महीने टेलीफोन पे होता है, सुई गैस पे होता है, सैलरीज पे की जाती हैं, परचेजेस की जाती हैं। ये सब क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एज ए रफ गाइड बट विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली एक्यूरेट, मतलब एक आइडिया के तौर पर आपको इसका हम बता रहे हैं कि जी इस तरह डिस्टिंक्शन की जा सकती है। कैपिटल आइटम्स विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मैंने अभी आपको पीछे जाए जरा, ये मैंने आपको बताया, ये देखिएगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट होते हैं मोस्टली। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू आइटम हैं वो ये देखें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो है वो रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, यहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। और यहाँ ये वाली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये किसी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी का मुवाजना होता है। ठीक है, कि कंपनी के पास आज है क्या और कंपनी ने लोगों का क्या देना है। वो जिस स्टेटमेंट में ये काम करते हैं उसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। और जिस स्टेटमेंट के अंदर हम कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं उसे हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम कहते हैं। ठीक है, आगे जाके बनाएंगे छोटी छोटी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, ताकि हम इस चीज़ों को आगे लेके चल सकें। ओके, रेवेन्यू आइटम्स आर सम एट सम स्टेज रिपोर्टेड एज इनकम और एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। ये मैंने आपको बताया, ये बात लिखी हुई है कि ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में आते हैं और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ए रफ गाइड। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज
इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर, अब उसने उसको डिफाइन मजीद करना शुरू कर दिया, टू एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर नंबर ऑफ ईयर। एग्जांपल इंक्लूड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रूवमेंट एंड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट। ये जो मैंने अभी फ्लोर की आपको एग्जांपल दी है कि मैंने आपको एग्जिस्टिंग जो एक एसेट है हमारा कॉलेज की बिल्डिंग है उसके अंदर एक एडिशन कर रहे हैं, एक जगह पे फ्लोर कर लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ओके। फीस पेड टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर आल्सो डीम टू बी कैपिटल इन नेचर। कहता है अगर आपने किसी को फी पे की है कोई ऐसा लोन लेने के लिए जो कि 10 साल का हो, 15 साल का हो, 8 साल का हो, तो वो जो फीस पे करते हैं ना कंसल्टेंट को जो लोन लेके देता है उसको, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली आपकी अल्टीमेटली वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, टू पे फीस एसोसिएटेड विद रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वो हमने भी डिस्कस कर लिया। अ कैपिटल एसेट इज नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब मैंने यहाँ तो आपको बता दिया कि यार ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उनसे एसेट क्रिएट होते हैं। अब आगे एसेट जो है ना वो दो तरह के होते हैं, सम आर कॉल्ड नॉन करंट, ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है मैं एक्सप्लेन करता चलूं, एंड सम आर कॉल्ड करंट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट वो होते हैं, सॉरी करंट एसेट वो होते हैं जो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। लाइक कैश मैंने आपको बताया एसेट है क्योंकि उसमें फ्यूचर बेनिफिट है, लेकिन कैश बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है, तो कैश इज ए करंट एसेट। स्टॉक, मेरे पास गोदाम में पड़ा हुआ जो स्टॉक है जो मैं बेचता हूँ वो भी बिका नहीं है भाई, मेरा एक्सपेंस तो नहीं है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो करंट एसेट है क्योंकि वो हमने बार बार हम उसको बेच देते हैं, वो चेंज हो जाता है, कभी खरीद लिया कभी बेच दिया। ठीक है, इसी तरह एडवांस टू एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया हुआ है, वो आज है कल आ जाएगा, वो भी करंट एसेट है। करंट मीन ये बिजली के स्विच में हाथ लगाते हैं फौरन करंट पड़ता है, इमीडिएटली जो मतलब जिसके अंदर फौरी जो यूज हो जाए वो एसेट करंट एसेट होगा। रिसीवेबल, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, आज 1 लाख लेना है, कल वो दे देगा तो 0 हो जाएगा, परसों फिर उधार ले लेगा तो 25,000 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो जो रिसीवेबल है वो भी क्या है, वो भी हमारा करंट एसेट है। तो वो एसेट जो बार बार अपनी शक्ल चेंज करते हैं उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं जो शक्ल बार बार चेंज नहीं करते, लैंड ले ली है तो लैंड ही है, बिल्डिंग बना लिया तो बिल्डिंग ही है, मशीनरी ले लिया तो मशीनरी है, वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिकली आपके नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल एसेट होते हैं, लेकिन कौन से एसेट होते हैं, ये वाले एसेट नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाले एसेट होंगे जो कि उन उन एसेट्स के ऊपर एक्सपेंस होगा जो कि आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो ये उसने लिखा है कैपिटल एसेट इज ए नॉन करंट एसेट। आईएस बी डिफाइंस कैपिटलाइजेशन एज recognizing a cost of an asset or part of the cost of an asset. So when an item of cost is capitalized, it is treated as an asset rather than as an, ये जो IAS भी लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो उसकी एब्रीवेशन IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये आईफैक की एक सबॉर्डिनेट बॉडी, आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, तो उसकी ये एक सबॉर्डिनेटिंग बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड बनाती है। तो उसने जो डिफाइन किया हुआ है इसको, एक टर्म कैपिटलाइजेशन को, तो कैपिटलाइजेशन से मुराद ये होता है कि जब हम किसी एक्सपेंस को कैपिटलाइज, कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जब हम उसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं जी हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसने कैपिटलाइजेशन की जो डेफिनेशन जो है यहाँ पर दी हुई है, ISB define capitalization as recognizing a cost as an asset or part of the cost of an asset. So when an item of cost is capitalized, it is treated as an asset rather than an expense. जब हम कहते हैं ना जी ये फलां एक्सपेंस कैपिटलाइज हो रहा है, ठीक है, फलां पेमेंट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारा एसेट है, ना कि वो हमारा एक्सपेंस है। तो कैपिटलाइजेशन की जो टर्म है
वो यूज होती है कि जब पैसा खर्च करें और उससे एक एसेट जनरेट करें, नॉन करंट एसेट जनरेट करें, तो हम कहते हैं जी हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, मसलन आपने गाड़ी खरीदी नई, तो वो आप उसे आप जब एसेट बुक कर रहे होंगे तो हम कहेंगे हम इन पैसों को कैपिटलाइज कर रहे हैं। आपने उसकी नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फी पे की है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फी है उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हम कैपिटलाइज उसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मीन कि जब हम किसी एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट के तौर पर ट्रीट करें तो कहा जाता है कैपिटलाइजेशन हुई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसकी एग्जांपल हैं परचेज ऑफ गुड्स meant for sale in the normal course of business, purchase of raw material and components used to manufacture goods। जब मैंने कहा धागा खरीद के कपड़ा बनाएंगे तो वो जो धागा है वो रेवेन्यू आपका एक्सपेंस है। ठीक है, इसी तरह वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम एक्सपेंस भी कह देते हैं, मैंने आपको बताया। एक्सपेंडिचर मेड टू मीट द डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल रेंट, electricity, energy mean electricity, salaries, expenditure made to sell, to selling and distribution cost to the customer। ठीक है, आपने सेलिंग टीम रखी हुई है, एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, वो रोजमर्रा होने वाला काम है। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, आपने चौकीदार रखे हुए हैं, आपने एडमिन मैनेजर रखा हुआ है, उन सब की आपने या कोई लाइसेंस लिया है जो हर साल रिन्यू करवाते हैं काम करने के लिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक किस्म की रेवेन्यू हुई, एक्सपेंडिचर है। इसी तरह रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट है, मैंने आपको सिंपल बता दिया, जब कोई नॉन करंट एसेट बेचेंगे उससे पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी, और जब हम कोई स्टॉक बेचेंगे या हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ बेचेंगे, जो डे टू डे बिजनेस के अंदर कोई चीज़ बेचेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारा रेवेन्यू बेसिकली रिसीट हम उसे कहेंगे। तो यहाँ उसने दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि रेवेन्यू मीन revenue from sale of goods, commissions and fees received and receivable, interest received and receivable, rent received and receivable। इसी तरह कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट का मतलब है कि आपने कोई सी बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई लैंड बेच दी, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगी। आगे एग्जांपल है जी, इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है, अ बिजनेस एंटी बोरोज ₹100,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years and pays interest of ₹8,000 on the loan for the first year। The loan is non-current liability and part of the long-term capital of the business, a capital receipt, but the interest is an expense, revenue expense। कहता है जब आपने लोन लिया, दो ट्रांजेक्शन है, नंबर 1 आपने लोन लिया, दो एक्चुअली ट्रांजेक्शन है, नंबर 2 आपने उसने लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया, साल बाद, लोन अभी है लेकिन साल बाद इंटरेस्ट दिया। तो पहली ट्रांजैक्शन के रिसीट ऑफ लोन क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कि इस लोन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, 5 सालों के लिए लिया है, इसलिए पहली बात तो ये रिसीट है, पेमेंट तो नहीं है ना, लोन लेना रिसीट है। कितने सालों के लिए इसका बेनिफिट है, आने वाले 5 सालों के लिए, लिहाजा ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म रिसीट। अंडरस्टैंड? लेकिन जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो सालाना देते हैं। सालाना मीन पैसे को इस्तेमाल करने की कीमत होती है इंटरेस्ट। एक साल पैसे इस्तेमाल किए, उसकी कीमत दे दी। रेंट कार आप सुबह लेते हैं, शाम को वापस करते हैं, उसकी कीमत देते हैं। वो आपका एक्सपेंस है जो आपने रेंट कार पैसे दिए हैं उसको। इसी तरह इंटरेस्ट क्या होता है, पैसा किराए पे लोग ले लेते हैं, 2 लाख किराए पे ले लिया, 3 लाख किराए पे, वो जो किराया देते हैं वो हमारा पेमेंट है ना, लेकिन वो पेमेंट कैपिटल नहीं है, उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होना। यार लोन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट दिया वो सिर्फ इसी साल का है। अगर अगले साल इंटरेस्ट नहीं दूंगा, अगले लोन वापस ले लेंगे, केस फाइल कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो क्या है, रेवेन्यू है, और जो मैं अपना लोन लिया है वो क्या है, वो कैपिटल है। तो ये उसने नीचे उसको एग्जाम्पल को जो है वो। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी, यूजर ग्रुप वाला, ये हम आप कर चुके हैं। यूजर ग्रुप क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू की जो डिफ्रेंसिएशन है ये हम कर चुके हैं। आगे उसने इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हुए हैं, आपका होमवर्क ये आपने ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और अगली बात ये है, आपने इस चैप्टर के ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 30 छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप बैठेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आधा पौना घंटा लगेगा, और आधा पौना घंटा इन शॉर्ट क्वेश्चन को लगेगा। ये आपने कल का आपका होमवर्क है। हमारी जो क्लास मिस हुई है, कल इंशाल्लाह क्लास करके इसी टाइम पर 4 से 5 उसे कवर करेंगे। ठीक है जी, और बाकी जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ वो डिस्कस करेंगे, और अगर ये सब क्लियर हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी भाई, एनी क्वेश्चन? जी कासिम सरवर। जी सर, मैंने पूछना था, हम इसको एक्सपेंस भी कह रहे हैं कैपिटल को और एसेट भी कह रहे हैं, तो इसमें सर फर्क कैसे होगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने बताया कि जब कोई पैसे खर्च होते हैं ना उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ठीक है एक्सपेंडिचर सर। एक्सपेंस कब होता है? जब वो डे टू डे कामों के लिए यूज होता है। ठीक है सर। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? जिस वक्त उससे नॉन करंट एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म। क्रिएट, नॉन करंट एसेट क्रिएट किया जाए, करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट। क्योंकि करंट एसेट तो डे टू डे में आ जाएगा, जो आपने स्टॉक खरीदा, उधार दिया, ये सारा। ठीक है। ठीक है सर। और सर और कैपिटलाइजेशन भी एक दफा बता दें। कैपिटलाइजेशन ये बताया कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमने डिसाइड करना होता है कि ये नॉन करंट एसेट है या एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमने बताना ठीक है। होता है। तो अगर हम उसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। जी उसामा जुबैर। सर अगर हमने लोन 6 माह के लिए लिया तो वो फिर क्या होगा? बेटे लोन 6 माह के लिए लिया है तो वो कैपिटल रिसीट नहीं होगी, वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, वो 6 माह में वापस कर देंगे। ठीक है। और सर अगर हमने इंटरेस्ट 2 साल बाद देना हो तब भी वो फिर फिर भी वो एक्सपेंस है, वो तो उसकी एक्सपेंस पेमेंट। ही होगा? हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंस ही है, उसकी पेमेंट डेफर होगी, अदरवाइज नेचर तो उसकी वही रही है। ओके सर। और जी, और कोई है? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अपने लिए, सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।